हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी परीक्षा की भी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम झारखंड बोर्ड के 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, जी हाँ, आपकी 8वीं बोर्ड की जो परीक्षा 28 जनवरी को आयोजित तो होने वाली है, उन लोगों के लिए आज हम मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। जी हाँ, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जो आपके ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी हुआ है आपके 28 जनवरी एग्जाम के लिए, उसका आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से सॉल्यूशन कराने वाले हैं। आपकी जो मॉडल प्रश्न पत्र है बच्चों, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो आप लोग का एग्जाम में जो सवाल रहने वाला है ना, ये आपके इसी मॉडल प्रश्न पत्र, जी हां, इसी मॉडल प्रश्न पत्र के अनुरूप रहने वाला है। और कई सवाल तो आपके डायरेक्ट मॉडल पेपर से भी पूछे जाते हैं। तो आप सभी का जितना भी आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जितने भी आपके मॉडल पेपर जारी हुआ है, सभी सब्जेक्ट का आप लोग सॉल्यूशन जरूर कर लेंगे। हमारे चैनल पे सारा का सॉल्यूशन करा दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में आप लोग को क्लास 8 का, जी हां, कक्षा 8वीं का आज हम मैथमेटिक्स गणित का जो 50 सवाल आपके मॉडल प्रश्न पत्र में जो दिया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, सारे सवाल को हम आज इस वीडियो में फिनिश करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक इसमें बने रहेंगे बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, जो क्लास 8 में होंगे, इस बार अपनी परीक्षा देने वाले होंगे, उन्हें जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा समय ना बिताते हुए। देखिए, सबसे पहले हम लोग जनरल निर्देश पढ़ लेते हैं। यहां पर क्या दिया गया है कि आपके जो टोटल प्रश्न जो रहने वाले हैं एग्जाम में, वो 50 प्रश्न रहने वाले। जी हां, प्रत्येक सब्जेक्ट के 50-50 प्रश्न रहेंगे और सभी का आपका एक एक नंबर दिया जाएगा, है ना, यानी कि 50 नंबर 50 मार्क्स, है ना। तो आप लोग को अगर फुल मार्क्स उठाना है तो आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे। सारा का सारा मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी, इंग्लिश, सारा सब्जेक्ट का आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आइए उसके बाद देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोग का जो है प्रत्येक प्रश्न में 4-4 विकल्प होगा। जो सही विकल्प होगा उसमें आप लोग को क्या कर देना है, टिक कर देना है। जी हां, आप अपने ओएमआर पे जो सही ऑप्शन होगा उसमें आपको क्या कर देना है, गोल 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 भर देना है। ठीक है, ओएमआर में आप लोग को कैसे भरना है वो भी मैं आप लोग को वीडियो बनाकर बता दूंगा। ठीक है, इसलिए आपको चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है इस चैनल से। आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चे, और सभी प्रश्नों को एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, यहां पे जो आप देख रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, है ना। यहां पे आपको 5 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, यानी व्युत्क्रम पूछ रहा है ना। तो द मल्टीप्लीकेशन, है ना, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 5 विल बी, है ना, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखो, जब भी गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा बच्चों, तो इसको क्या कर देना, उल्टा कर देना। देखो, जैसे यहाँ पे 5 है, इसके नीचे अगर हम 1 देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, तो 5/1 है ना, यानी 5/1 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, 1/5। जी हाँ, अगर इसका मुंडी ऊपर है, पैर नीचे है, तो क्या करना, पैर को ऊपर कर देना और मुंडी को नीचे कर देना। यही आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। कहां पर है, बोले सर ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को एग्जाम में सवाल रहेगा कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो क्या बोलोगे, 1/5 हो जाएगा। अगर यही सवाल अगर थोड़ा सा उलट देगा, बोलेगा कि 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो इसको उल्टा कर दो भाई, मुंडी को ऊपर कर दो, पैर को नीचे कर दो, तो 5/1 हो जाता। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, व्युत्क्रम भी पूछेगा तो भी आंसर वही होने वाला है। ठीक है, चलिए अब इसको हम हटाते हैं और अगले कोई प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें एक सवाल और आप लोग का आता है। ठीक है, एक सवाल और क्या आता है, योज्य प्रतिलोम पूछता है ना, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में पूछता है कि 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो योज्य प्रतिलोम जब भी पूछेगा तो प्लस वाला को माइनस कर देना बाबू, और माइनस वाले को प्लस। अगर यहाँ पे 5 का पूछेगा तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, है ना। अगर मान लो -2/3 पूछेगा तो इसका क्या होगा, प्लस में 2/3 हो जाएगा। यानी योज्य प्रतिलोम पूछेगा, बस साइन चेंज कर देना है। और गुणात्मक प्रतिलोम पूछ देगा तो मुंडी को ऊपर अगर है और पैर नीचे है तो पैर को ऊपर कर देना और मुंडी को नीचे कर देना, बस इतना याद रखना। क्लियर है, बोले सर मजा आ रहा है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर क्या दिया गया है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। ठीक है, तो 1 प्राप्त करने के लिए, जी हाँ, 7/23 को कितना से हम गुना करें कि हमको 1 प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 23/7 से इसको गुना कर देंगे, है ना। तो देखो, 23 से 23 कट जाएगा, 23 का 23, 7 का 7, यानी कि दोनों साइड क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। यानी कि 7/23 को हम 23/7 से अगर हम गुना कर देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, तो 1 प्राप्त होता है। तो कहां पर है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आया। 1 प्राप्त करने के लिए हम 7/23 में कितना गुना करेंगे, तो जस्ट उल्टा 23/7 को गुना कर देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, बोले जी सर बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़िए।
नेक्स्ट सवाल देखो बच्चा क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है। इसमें आपको पूछ रहा है कौन वर्ग संख्या नहीं है। देखो वर्ग संख्या क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम अगर 3 का वर्ग कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो 9 एक कैसी संख्या है, वर्ग संख्या है। अगर हम 4 का वर्ग कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। तो 16 कैसी संख्या है, तो वर्ग संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल हमारा निकल जाता है ना। तो जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा पूर्ण वर्ग हो जाता है ना, वर्ग संख्या हो जाता है। जैसे कि 5 का अगर वर्ग कर देंगे तो 25, तो 25 कैसी संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है ना। तो यहाँ पे अगर देखें 4 ऑप्शन में तो कौन सा जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, तो बोले सर ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, 12 जो है आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। 9 के बाद तो पूर्ण वर्ग आपका 16 है, 16 के बाद तो 25 है। इसके बीच में जो संख्या है वो आपका पूर्ण वर्ग में नहीं आएगा, क्योंकि 12 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो एक्चुअल रूप से हमारा नहीं निकलता है। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 निकल जाएगा, है ना। 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 3 निकल जाएगा। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 निकल जाएगा। लेकिन 12 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर आप देखें तो 121 जो है ये किसका वर्ग है, तो ये आपका 11 का वर्ग है ना। अगर 12 321 का बात करें तो ये कितना का वर्ग है, तो 111 का वर्ग है। अगर बात करें 12 34 321 ये कितना का वर्ग है, तो ये आपका 1111 का वर्ग है। ठीक है, लेकिन 12 जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर है, ठीक है। आप 11 11 गुना करोगे तो 121 आ जाएगा। 111 को 111 से गुना करोगे तो 12 321 आ जाएगा, और 1111 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका 12 पूर्ण वर्ग नहीं है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो यहां पे आपको देखना है 441 और कितना बोला, 484। तो 441 का अगर हम पूर्ण वर्ग निकालते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो कितना का होता है बच्चा, तो ये 441 में भी 20 का तो 400, तो 21 का होता है। 21 का वर्ग है ये, है ना। और अगर बात करें यहाँ पे 484, तो ये आपका 22 का है ना। तो आप बताओ 21 और 22 के बीच कोई संख्या है बीच में क्या, बोले सर नहीं है। 21 का वर्ग 441 और 22 का वर्ग 484, और 21 22 के बीच में कोई संख्या है ही नहीं। तो इन दोनों के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो एक भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 0, है ना। यानी 441 के बाद 442 43 44 45 46 47 48 कुछ भी रह जाए, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 21 का वर्ग 441 और 22 का 484, इसके बीच में कौन सा संख्या आ जाएगा जो पूर्ण वर्ग होगा, बोले सर नहीं आएगा, है ना। 42 हो जाए, 43 हो जाए, 483 भी हो जाए तो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा आपका। ये है, ये क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों के बीच में जो है एक भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। आगे देखते हैं, एक वर्गाकार फर्श जिसका किनारा 5 मीटर है तो फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग है ना, फर्श कैसा है, तो वर्गाकार है, और वर्ग का जो है आपकी भुजा दे रखा है 5, तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है बच्चा, थोड़ा सा इधर, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25, है ना। और मीटर में है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में आंसर होगा, यानी वर्ग मीटर में। देखो स्क्वायर को हम लोग जो अगर पावर 2 लिखा हुआ है तो उसको हम लोग वर्ग मीटर भी बोलते हैं ना, तो लिखेंगे वर्ग मीटर। इसका आंसर किस में आ जाएगा, वर्ग मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बोले सर इसमें ऑप्शन नंबर डी में भी तो 25 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको वर्ग मीटर में आंसर, तो मीटर में ही आएगा, इकाई में आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आप लोग को फंसाता है। आप लोग फटाफट देखोगे अरे 25 आंसर आ गया, फटाक से डी मार करके निकल जाओ। ठीक है, तो आप लोग फंस जाओगे ऐसे में, है ना। तो इसमें आपको फंसना नहीं है, क्योंकि आप कहाँ पे पढ़ रहे हो मेरे बच्चे, आप मिशन 2 पे पढ़ रहे हो। आपको हर एक एक पॉइंट को, चीजें को बताई जाएगी, ठीक है, जिससे आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करोगे, है ना। देखिए क्या दिया हुआ है, -7 का क्यूब का मान कितना होगा। तो -7 का क्यूब यानी कि -7 को हमको 3 बार गुना करना पड़ेगा। कितना बार गुना करना पड़ेगा बच्चा, 3 बार। तो 37 37 49, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, खत्म। इधर आ जाओ, -7 49 को 7 से गुना करेंगे तो 343 हो जाएगा। साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो 343 माइनस में कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल पे क्या दिया गया हमारा, कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 4 गुना 4 गुना 4 का घनमूल क्या होगा। इसका घनमूल पूछ रहा है, यानी कि ये किस में है, अंडर क्यूब में है। क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना
3 गुना 3 गुना 4 गुना 4 गुना 4, है ना। तो आगे अंडर क्यूब है, यानी कि अगर हमको इसको घनमूल निकालना रहे तो 3-3 का जोड़िया लगाना पड़ेगा। कितना का जोड़िया बाबू? तो बबुआ 3-3 का जोड़िया लगाना पड़ेगा। तो देखो इन 3 का जोड़ी लग गया तो 2 बाहर निकल गया, ये अंडर रूट खत्म, है ना, अंडर क्यूब खत्म। यहाँ पे 3 से एक 3 बाहर निकल गया, 3 को 3 से, और 4 को 3 से, एक 4 बाहर निकल गया। सबको गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 चौके 24, तो 24 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका घनमूल कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। ठीक है, अगर वर्गमूल पूछता तो 2-2 का पेयर लगाना पड़ता हमको, घनमूल पूछा तो हमको 3-3 का पेयर लगाना पड़ता है। बात समझ में आया? बोले हाँ सर, समझ में आ गया। अगला देखते हैं हम लोग क्या बोला कि एक पूर्णांक ए पावर में m है कि m के लिए क्या कहलाता है। अगर a दिया हुआ है और इसके पावर में m दिया हुआ है तो m क्या है ये बताना है। तो m जो है बच्चों ये आपका घातांक है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। इंग्लिश में अगर इसको बात करें तो क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट पावर, हम लोग जिसको हम लोग कॉमन भाषा में बोलते हैं। ठीक है, तो m क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये घातांक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो, 2/3 का गुणन का व्युत्क्रम क्या होगा? जस्ट ये आपका क्या है, 1 नंबर सवाल जो पूछा गया था, है ना, वही ना पूछा था कि उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, व्युत्क्रम क्या है। तो 2/3 का उल्टा पूछ रहा है बच्चा, तो 2/3 का उल्टा क्या हो जाएगा? तो 3/2। क्या हो रहा है? 3/2 हो जाएगा। आपको बोले थे ना कि अगर मुंडी ऊपर है और पैर नीचे है तो मुंडी को पैर को ऊपर कर दो, मुंडी को नीचे कर दो, वही आपका उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो 3/2 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या दिया हुआ है कि a का पावर में m और b का पावर में m के बराबर होगा, तो ये कितना के बराबर होगा? तो जब मेरे प्यारे बच्चों, जब बेस और बेस अलग होता है और पावर जब सेम होता है, ठीक है, जब पावर सेम होता है तो हम क्या करते हैं? बेस को गुना में लिख देते हैं और पावर को एक ही लिख देते हैं। जी हाँ, पावर को हम क्या करते हैं? दोनों सेम पावर है तो हम इस दोनों को एक ही जगह लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए बी का पावर में m कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है 4a, क्या बोला? 4a प्लस b3 बराबर 55, तो a और b का मान कितना होगा? बोला 4a और प्लस में बोला b3, और इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? 55। अब यहाँ पे a और b का मान पूछ रहा है कि a के जगह में मैं क्या रखूं, b के जगह में मैं क्या रखूं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन अगर हम एक एक करके काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन में अगर काम करते हैं तो चलिए पहले ए वाले को उठाते हैं, पहले ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन ए से सही आता है। तो 4 ए के जगह में बोल रहा है 2 रखने के लिए, चलो 2 रख देते हैं। बी के जगह में कितना रखने बोला? 3 रखने बोला है, तो 3 रख देंगे, बराबर इधर 55। देखते दोनों साइड इक्वल आता है क्या? तो 3 2 5, हाँ ठीक है, 3 2 5, ठीक है, 4 3 7 आ जा रहा है, यानी कि इधर आपका आ जा रहा है 75 और इधर आपका 55, जो कि इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? कट गया। चलो ऑप्शन बी को उठाते हैं हम लोग। ऑप्शन बी को अगर हम देखें, यहां पर क्या दिया हुआ है? ए बराबर 2 रखने के लिए बोल रहा है, मतलब कि 4 ए के जगह में 2 रखने बोला और बी के जगह में कितना बोला कि 1 बोला, और इंटू यहाँ 13। तो देखो 3 2 5 हो जाएगा। अच्छा ऐसा इधर 55, देखो 3 2 5 और 4 1 5, अरे दोनों साइड इक्वल आ गया भैया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा बबुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल पे क्या दिया गया कि यदि यदि 234x संख्या 6 से विभाज्य हो तो x का मान क्या होगा? देखो इसको मैं आप लोग को दो तरीके से बताता हूं। कितना तरीका बताऊंगा? दो तरीका। आप दोनों तरीका से कोई भी तरीका से बना सकते हो। देखो मेरे बच्चा, आप क्लास 8 में हो, है ना, और आप लोगों को मैं कोशिश करता हूं आपको ज्यादा समझाने के लिए। रटवाने का काम हमारा नहीं होता है, क्योंकि मिशन टू रटवाता नहीं समझाता है, इसलिए आप समझने का प्रयास ज्यादा कीजिएगा। रटोगे बच्चा फंस जाओगे एग्जाम में। अगर इस 6 के जगह में आपका 7 लिख देगा तो क्या करोगे? रट कर जाओगे ना, तो फंस जाओगे। इसलिए आप कॉन्सेप्ट को समझो, है ना। मिशन टू कॉन्सेप्ट सिखाता है, डायरेक्ट दिमाग में घुसता है, ठीक है, डायरेक्ट दिमाग को खोलता है वो, है ना। मिशन टू क्या करता है? आपके सपनों को सपोर्ट करता है, ना कि आपको पास कराने में सपोर्ट करता है, बिल्कुल नहीं, है ना। आपके सपने को सपोर्ट करता है। इसलिए आप क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे बच्चे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रटने के उद्देश्य से आए हो तो एकदम डायरेक्ट है, आप निकल सकते हो, वहां से जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे लाइफ में कुछ करनी है, तो आप इसमें रहेंगे और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ समझ कर बनाइएगा।
मैं बताता हूं, गारंटी देता हूं कि अगर मॉडल पेपर को सही तरीके से, सही वे में, कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप पढ़ते हो, तो बताता हूं कि 40 प्लस आंसर आप कर क्या होगे एग्जाम में, कर क्या होगे बता रहे हो, सिर्फ इस एक मॉडल पेपर को देखने से, एक मॉडल पेपर को देखने से। बाकी तो आप लोग को लगातार हमारे चैनल से तैयारी कराया ही जा रहा है, आप लोग हमारे चैनल पे बने रहेंगे, जो भी वीडियो आता है आप उसे देखने का प्रयास करेंगे, है ना। बाकी मेरे बच्चे क्लास 9th 10th में चले जाओगे तो और अच्छे से हमारा मिशन 2 प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई होती है ना। आपको एप्लीकेशन पे भी क्लासेस दी जाती है, ठीक है, जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे, जब आप आगे क्लास में जाओगे तो, ठीक है। चलो आइए 12 नंबर में हम लोग देखते हैं क्या बोला कि यदि 234x है ना तो 6 से विभाज्य होगा। तो देखो 6 से विभाजित तभी कोई संख्या होता है जब वह 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो। जो संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या 6 से विभाजित होगी। अब इस x के जगह में मैं क्या लिखूं, 3 लिखूं? तो बोले सर एकदम साफ साफ कि ये 3 नहीं लिखेंगे। बोले सर क्यों नहीं लिखेंगे? इसलिए नहीं लिखेंगे कि ये 2 से नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ पे 3 रख देते हैं तो ये 2 से कभी जिंदगी में नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि आपको पता है 2 का कटने के लिए आपको सम संख्या लास्ट में होनी चाहिए, जो कि विषम संख्या है। ये सी नंबर भी ऑप्शन कट जाएगा, बोले कि ये भी विषम संख्या है तो ये भी 2 से नहीं कटेगा। आपका डी नंबर भी ऑप्शन आप देखेंगे तो ये भी आपका क्या है, 5 है, जो कि ये भी नहीं कटेगा। हम आपको बोले कि 6 से विभाजित होने के लिए कोई संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तो ये आपका साफ साफ पता चल गया कि ए और सी और डी जो है ये 2 से नहीं कटने वाला है। बाकी आप 6 अगर देखते हैं, ये क्या है, लास्ट में सम संख्या है और सम संख्या 2 से कटता है, तो यहां से एक चीज समझ में आ रहा है कि ऑप्शन काटना हम लोग सीख गए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन, पहला तरीका हो गया बच्चे। दूसरा तरीका आप लोग को हम बताते हैं अब। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया कि ऑप्शन कैसे काट करके और उसके बाद सही आंसर आप लोग को करना है। दूसरा आपको ये तरीका है कि आपका क्या दिया हुआ है यहाँ, 234, कितना दिया हुआ है 234, और यहाँ पे x दिया हुआ, मुझे ये नहीं पता कि इस x के जगह में क्या होगा। इसको क्या करेंगे, 6 से हम काटना शुरू कर देंगे और जो शेषफल आएगा, ठीक है, उसमें हम उसको जोड़ देंगे। तो देखते हैं 6 से काटते हैं, तो 6 के 12 6 18, कितना बचा यहाँ पे, 5 बचा, 54, 6 6 9 54, यानी टोटल संख्या ये 6 से कट जा रही है। मैं इस x के जगह में क्या लिखूं कि जो 6 से कट जाए? तो बोले सर 3 लिखेंगे तो 6 से नहीं कटेगा, 6 लिखेंगे सर तो 6 से कट जाएगा। ठीक है, 6 लिखेंगे तो 6 से कट जाएगा, इसका मतलब कि x के जगह में 6 हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका हुआ। बात समझ में आया? तो दोनों तरीका, आप जो भी मजा आया होगा, आपको समझ में आया होगा, जरूर आप लोग उसको अप्लाई कर लेंगे। क्या बोला, 4/7 का एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या है? संख्यात्मक पूछ रहा है, इसमें देखना है कि एक्स स्क्वायर से कितना संख्या गुना किया हुआ है। तो 4/7 गुना किया हुआ है, तो 4/7 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। क्या दिया गया है, चलो अब आप लोग एक मोटिवेशनल सा शायरी से मैं कहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे बच्चा। ठीक है, ना वफा होगी ना वफा की बात होगी। ठीक है, ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, और मोहब्बत अब जिससे भी होगी एग्जाम के बाद होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। क्या बोला, a+b का मान कितना होगा? ठीक है, द वैल्यू ऑफ a+b विल बी, है ना। तो a+b और a+b को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको a+b का होल स्क्वायर। बोले हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। मेरे बच्चा अगर 5 गुना हम 5 लिख दे तो क्या इसको हम 5 का स्क्वायर नहीं लिख सकते? बोले हाँ सर, तो वही a+b को हम नहीं लिख सकते a+b का होल स्क्वायर? बोले हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। गुरुजी अगर लिख सकते हो तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो, आगे बढ़ो ना नेक्स्ट नंबर सवाल पे। चलो अगला सवाल देखते हैं मेरे बच्चा। क्या दिया है कि a+2 का होल स्क्वायर का मान कितना होगा? तो a+b का होल स्क्वायर में इसको तोड़ दो। तो a+b का होल स्क्वायर में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a के जगह में कितना है, a है, इंटू b, 2ab, b के जगह में 2 और प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस आपका 2 दूनी 4a हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। देख लो ये कहां पर ऑप्शन, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4। तो बोले सर ये जो है ना ऑप्शन नंबर डी में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। 5a² प्लस b का सार्वगुणनखंड। देखो एकदम लॉलीपॉप सवाल है मेरे बच्चे। जी हाँ, ये लॉलीपॉप सवाल है और इस सवाल में आप लोग उत्तर जरूर कर पाओगे। जब भी सार्वंतर बोलेगा तो 5 को पहले तोड़ना है, तो 5 को तोड़ेंगे तो 5 ही होगा, 5 टूटेगा ही नहीं। a स्क्वायर यानी कि a कितना बार गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे, b, तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा, सार्वगुणनखंड हो जाएगा। कहां पर है, बोले सर ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, डॉट 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 का गुणनखंड x प्लस a और x प्लस b कितना होगा? ठीक है, क्या बोला, x प्लस a और x प्लस b का मान कितना होगा?
तो इसका एक सूत्र होता है, ठीक है, इसका जो है ना एक सूत्र होता है a प्लस ए एक्स प्लस बी का एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और ए प्लस ए इंटू बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देख लीजिए कहां पर है, बोले सर ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला है, दिमाग लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। ठीक है, कि किसका गुणनखंड ए प्लस बी है, तो ये आपका इसका गुणनखंड है। आगे देखते हैं हम लोग, एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं? तो एक रैखिक समीकरण का सिर्फ एक ही हल हो सकता है। बोले सर कैसे? देखो रैखिक समीकरण जो होता है उसमें एक चर होता है, उसमें कोई भी बहुपद नहीं होता है ना, मतलब सॉरी उसमें कोई भी घात तो नहीं होता है। तो इसमें मतलब मान लो कि x प्लस 3 और बराबर में 5 दिया हुआ है, ये आपका क्या है, एक रैखिक समीकरण। तो x बराबर करेंगे तो 5 में से 3 घटा देंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा। तो एक रैखिक समीकरण में जो होगा एक ही मान आएगा, यानी इसका मान निकालेंगे चाहे x का मान चाहे y का मान, तो एक ही मान आएगा। तो एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं मेरे बच्चा? तो ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, एक हल हो सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल क्या दिया गया है हमारा, कि 5x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 8 का समीकरण का हल कितना होगा? 5x प्लस 7 बराबर में 2x प्लस 8। देखो एक जात वाला एक जात के सेट करेंगे तो 5x और 2x कितना है, एक ही जात का है, तो 5x, ये 2x प्लस में इधर आके आपका माइनस में 2x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ये 7 प्लस में इधर आके आपका माइनस में 7 हो जाएगा। तो 5x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3x, और 8 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 जो 3 जो है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। बोले सर कहां पर है ऑप्शन? बोले बाबू थोड़ा नीचे आ जाओ ना। तो अगर नीचे आ जाएंगे तो 19 नंबर का ए नंबर आपका सही राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल पे क्या दिया गया, हाँ, कि 50 आमों में के समूह में 40% आम बिल्कुल पके हुए हैं। पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित में से होगी, है ना, पके हुए आमों की संख्या। देखो टोटल आम जो है 50 है, और 50 में जो है आपका 40% आम पका हुआ है, यानी इसका 40% निकाल लो। तो परसेंटेज निकालना क्या बोले थे, जितना आपका परसेंटेज है उसमें से 100 को डिवाइड कर देना, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 5 चौके 20। जी हाँ, आपको पके हुए आमों की संख्या निकालने बोला था, तो 20 आम जो है बिल्कुल पके हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। अब क्वेश्चन आपका पलट भी सकता है, बोल देगा कि 50 आमों के समूह में 40% आम बिल्कुल पके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पलट सकता है, ध्यान दीजिएगा कि 50 आमों के समूह में 40% आम बिल्कुल पके हुए, कच्चे आमों की संख्या निकालना है। तो कच्चे हुए आमों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 50 का 40% निकाल देंगे तो 20 निकल जाएगा, यानी 50 में से 20 आम पका हुआ है, तो कितना आम पका नहीं है, तो 50 में से 20 आम पका हुआ है तो 30 आम पका नहीं होगा, तो उसका 30 आंसर हो जाता। बात समझ में आया? ऐसे समझिए बच्चा। चलो आगे देखते हैं, बट्टा प्रतिशत के वस्तु के डॉट पर परिकलित किया जाता है। किस पर किया जाता है? विक्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, अंकित मूल्य पर, अतिरिक्त मूल्य पर। तो बट्टा प्रतिशत जब भी निकाला जाता है कि आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, 20% की डिस्काउंट दिया जाएगा, 40% का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो वो जब भी परिकलित किया जाता है, जब भी उसका कैलकुलेशन वैल्यूएशन किया जाता है, तो वो आपके एमआरपी पे किया जाता है। एमआरपी यानी अंकित मूल्य पर। क्या बोले? अंकित मूल्य, यानी कि उसको फेस वैल्यू भी कहते हैं, है ना। आप लोग देखे होंगे, आप कहीं पे भी मार्केट वगैरह जाते होंगे तो जितना उसमें एमआरपी लिखा हुआ रहता है उससे आप लोग को क्या किया जाता है, उस पर डिस्काउंट दिया जाता है, 10% का, 5% का, 20% का। सुने, तो किस पे डिस्काउंट करता है, तो वो अंकित मूल्य पे करता है। जी हाँ, जो एमआरपी होता है उस पे करता है। बात समझ में आया? बोले हाँ सर, मजा आ रहा है। अब x बटा वाई बराबर k में k को क्या कहते हैं? तो देखिए x बटा वाई, यहाँ पे k जो है ना, ये आपका क्या हो जाएगा ना, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। जी हाँ, ये आपके स्थिरांक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो क्या क्या होगा? अगर ये दोनों x और y जो है ये क्या हो, अनुपात में हो, तो हमारा अगर इसका स्थिरांक निकालेंगे तो हमारा x और y हो जाएगा और बराबर में k हो जाएगा, जहां पे k क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि किसी किसी यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण का मान जो है, प्रत्येक का मान 90 डिग्री है, तो चौथा कोण कितना होगा? ऑलवेज 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 90 ही होगा। अगर 3 कोण का मान 90 दिया हुआ है, चतुर्भुज है और 3 कोण का मान क्या है, 90 दिया हुआ है, तो चौथा का मान कितना होगा? इसका भी 90 ही होगा, क्योंकि चारों कोणों को मिला के कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। अब 3 को मिलाकर के 9 × 27 270 हो जाता है, तो चौथा कोण कितना हो जाएगा? वो भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा।
बात समझ में आया? बोले हाँ सर मजा आ रहा है। चलिए, मजा आ रहा है बच्चे तो आप लोग नीचे कमेंट करेंगे हाँ सर सारा प्रश्न समझ में आ रहा है। निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं? समलंब का, समचतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का, आयत का। जी हाँ, अगर इसमें हम देखें तो आयत का, जी हाँ, आयत के जो विकर्ण होगा वो बराबर होगा, हमेशा का हमेशा बराबर। आयत का हो गया, वर्ग का हो गया, ये इन दोनों का विकर्ण जो होता है वो होता है बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी षटभुज के कोनों के योग का योग कितना होगा? किसी षटभुज के कोनों का योग कितना होगा? षटभुज यानी जिसका 6 कोण हो, है ना। षटभुज जैसे कि 6 भुजा है ना, कोण बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होगा, है ना। थोड़ा सा गलत बन गया, कोई बात नहीं। तो षटभुज, इसके आंतरिक कोनों का योग कितना होगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है कि ये इसका जो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, ये फॉर्मूला होता है। जहां पे n बराबर भुजाओं की संख्या, तो यहाँ पे षटभुज के एक भुजा है तो 6 को भुजा है, तो 6 लिख देंगे, माइनस कर देंगे, इंटू 180 कर देंगे। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में लिखना है आपको। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, इंटू 180 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 चौके 72, 720, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर। अब यही पे क्वेश्चन अगर पलट देगा, बस इस फॉर्मूला को याद रखना आप लोग, है ना। अगर यही क्वेश्चन को बोल देगा कि पंचभुज का, है ना, पंचभुज का कोनों का योग कितना होगा, तो आपको यही फॉर्मूला में बैठाना है n-2 इंटू 180 में से, जहां पे पंचभुज बोला यानी कि भुजा का मान 5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इंटू 180 हो जाएगा। तो 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा और 180 हो जाएगा, तो 18 तिया 54, 540 हो जाएगा। इसी तरीके से चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, नवभुज कोई भी रहेगा, आपको बस यही फॉर्मूला पे निकालना है। बस n की मानों की संख्या को आपको चेंज कर देना है। अगर वो षटभुज है यानी 6 भुजा वाला भुज चतुर्भुज है, ठीक है, तो वहां पे 6 लगा देना, और त्रिभुज है तो 3 लगा देना, पंचभुज है तो 5 लगा देना। बात समझ में आया? बोले हाँ सर। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किससे एक बहुफलकी नहीं बनेगा? तो 3 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और 3 समांतर चतुर्भुज, 8 त्रिभुज, 1 पंचभुज और 5 त्रिभुज। तो अगर हम इसमें बहुफलकी, बहुफलकी का मतलब ये होता है कि जिसका जो फलक है, जिसका फलक क्या हो, 4 से अधिक हो। तो 3 त्रिभुज को मिलाएंगे तो यहाँ पे अगर पिरामिड जो बनेगा उसमें 3 ही फलक दिखेगा, तो यही जो होगा ये बहुफलकी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी अगर आप देखें तो 2 त्रिभुज और 3 समांतर चतुर्भुज को बनाएंगे तो इससे प्रिज्म बन जाएगा, और प्रिज्म में आप लोग का क्या होगा? 4 से अधिक ये क्या बोलते हैं फलक होगा। और 8 त्रिभुज को भी अगर हम मिला देते हैं तो इससे आपका अष्ट फलक बनेगा, जिसमें 4 से अधिक फलक बन जाएगा। 1 पंचभुज और 5 त्रिभुज को अगर मिलाते हैं तो पंचकोणीय पिरामिड बनेगा, और उसमें भी आप लोग को क्या होगा? 4 से अधिक बहुफलक बनेगा। फलक जो होगा वो 4 से अधिक होगा। बात समझ में आया? बोले हाँ सर। किस त्रिमेय आकार में शीर्ष नहीं होता है? मतलब कौन सी 3D आकृति में जो है आपके शीर्ष नहीं होता है? तो पिरामिड में तो होता है भाई शीर्ष, प्रिज्म में भी होता है शीर्ष, शंकु में भी होता है शीर्ष, लेकिन गोला में जो है, गोला इस तरीके से होता है, जो कोई आप गेंद जो खेलते हैं ना, क्रिकेट वगैरह, बॉल वगैरह, वॉलीबॉल वगैरह, तो उसमें कोई बताओ कोई शीर्ष होता है उसमें? कोना होता है उसका? नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आयत का क्षेत्रफल। देखो लॉलीपॉप सवाल बच्चे, ये बोलते हैं ना 1-2 क्लास का क्वेश्चन पूछ दिया कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, वर्ग की भुजा, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा? तो एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? तो एक भुजा की लंबाई यहां पर दिया है ना 25 सेंटीमीटर, तो परिमाप कितना होगा? तो वर्ग, देखो वर्ग की जो भुजा दी गई है 25 सेंटीमीटर, और वर्ग का परिमाप कितना होता है? तो 4 इंटू ए होता है। तो 4 इंटू भुजा का मान कितना है? 25, तो 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 यहां पर देखिए 100 वर्ग सेमी है और 100 सेंटीमीटर है। तो परिमाप जब भी होता है तो वो स्क्वायर में आंसर नहीं आता है, वो वर्ग में नहीं आंसर आता है, तो वो आपका डायरेक्ट सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा। परिमाप, परिधि, ये सब आपका वर्ग में नहीं आंसर आता है। याद रखिएगा 2-3 चीज को। ठीक है, परिमाप जो होता है वो स्क्वायर में नहीं आता है, ना क्यूब में आता है। ठीक है, और आपका जो क्षेत्रफल होता है वो आपका स्क्वायर में आंसर आता है, और जो आयतन होता है वो आपका क्यूब में आंसर आता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। आप लोग का एग्जामिनर जो है ना, आप लोग से गेम कर देगा, फिरकी ले लेगा आप लोग से। ठीक है, क्या करेगा? आंसर दोनों लिख देगा, और उसका सिर्फ आप लोग का यूनिट चेंज कर देगा, बोलेगा आप बताओ कितना आंसर होगा। तो आप लोग को फंसना नहीं है। वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएं होती है कैसी आकृति कहलाती है? जो जो जिसकी आकृति, जिसकी 3 विमाएं होती है उसको हम लोग त्रिमेय कहते हैं। जी हाँ,
तो ऑप्शन नंबर 3 डायमेंशनल हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर, एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। क्या पूछा? सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, है ना। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे ना पार्श्व पूछा है ना कुल पूछा है। तो आपको जब कुछ नहीं पूछेगा तो आपको कुल वाला लेकर चलना है, तो 6a² हो जाएगा, ठीक है। तो x का भुजा बोला है तो 6x² हो जाएगा, ठीक है। भुजा अगर a रहता तो 6a² हो जाता, भुजा l रहता तो l² हो जाता, x है तो x² हो जाएगा, तो 6x² ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। आंकड़े में इसमें परिसर पूछ रहा है। देखो परिसर निकालना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है। आपको इस आंकड़ा में, इस डेटा में आपको देखना है कि सबसे जो बड़ी संख्या है, क्या करना? बड़ी संख्या में से क्या करना? छोटी संख्या को घटा देना। तो बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सा है? तो सबसे बड़ी संख्या अगर देखें यहाँ पर तो 15 है, और सबसे छोटी संख्या अगर देखें तो 3 2 1 1 1 के और छोटा एक से, तो एक सबसे छोटा है ना। एक 15 में से एक घटा देंगे तो 14 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा, 33 का बी नंबर। क्लियर है? ठीक है। तो परिसर जब भी निकालने बोलेगा और एक क्वेश्चन आपका 100% यहां से परिसर से रहेगा, बोल देगा कि इनमें से परिसर बताना है। तो आंकड़ा में आपको देखना है सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आपको घटा देना है। एक्स अक्ष से, क्या बोला? एक्स अक्ष से 3 इकाई दूरी पर तथा वाई अक्ष से 6 इकाई दूरी पर स्थित है, तो बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? देखिए ये एक कार्तीय तल होता है, एक्स अक्ष से कोई निर्देशांक बोला 3 इकाई पर है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाई का मान हो गया 3, ठीक है। और वाई अक्ष से अगर कोई निर्देशांक अगर लिखा गया है तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका एक्स का मान हो जाएगा। ये आपका वाई का मान, ये आपका एक्स का मान, तो एक्स का मान 6 हो गया, ठीक है। और आप लोग को पता होगा कि हम लोग जब भी निर्देशांक को लिखते हैं तो पहले x का वैल्यू रखते हैं और बाद में y का। तो x का मान कितना है? 6 और y का मान कितना है? 3। तो 6 और 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा x अक्ष से कोई भी दूरी जो रहता है वो आपका y का मान होता है, और y अक्ष से कोई भी बिंदु की दूरी होता है वो आपका x का मान होता है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल क्या दिया गया हमारा यहाँ पर कि 0 पॉइंट, क्या बोला? 0.0081 का वर्गमूल कितना होगा? बोला कि 0.0081। देखो इसको अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 4 गो पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना है? 4 गो, तो 4 जीरो लग जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब ऊपर में हमारे पास क्या बचा? तो 0 0 तो ऐसे खत्म हो गया, तो 81 हो गया वर्गमूल में, है ना। इसका हम लोग को वर्गमूल ना पूछा है तो वर्गमूल का साइन लगा दिए। 10,000 है तो 10,000 का हम लोग क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल देंगे। तो 81 का वर्गमूल आप लोग को पता है 9 होता है, और 10,000 का कितना हो जाएगा? तो 2 जीरो ऑलरेडी हट जाएगा यहाँ पर, 100 गुना 100 इसको लिख सकते हैं, तो 100 हो जाएगा। तो 9/100 कितना हो जाएगा? 9/100। तो 9/100 को करेंगे तो 0 पॉइंट, देखो को दो जीरो है तो 2 अंक के पहले आपका पॉइंट लग जाएगा, तो 0.09। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होता है, 35 नंबर का। चलिए आगे देखते हैं, दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? शायरी सुनोगे? लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, गर्व से कहो हम मिशन 2 वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल, 37 नंबर कि दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? तो दो क्रमागत वर्ग पूर्ण वर्ग अगर संख्या हम लिख देते हैं, जैसे कि आपका 4 का वर्ग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 16, और 5 का वर्ग कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 25। और इन दोनों संख्याओं के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होगा? तो आपका 0। जी हाँ, एक भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्योंकि 16 के बाद 17 होगा तो उसका भी किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 18 का भी नहीं निकलेगा, 19 का भी पूर्ण रूप से निकलेगा, 20 का भी नहीं निकलेगा, डायरेक्ट का 16 के बाद 25 निकलेगा, और 25 के बाद फिर 49 का निकलेगा। क्यों? क्योंकि नहीं सॉरी 49 बोल देते हैं, 36 का निकलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 6 के 36 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कितना का निकलेगा? 49 का निकलेगा, यानी 7 का वर्ग होता है। तो इन ये सब पूर्ण वर्ग है, लेकिन दो क्रमागत संख्या अगर दिया हुआ है 5, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, तो इन दोनों क्रमागत के बीच में एक भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, तो 0 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? बोले हाँ सर। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन बनेगा। बोला कि किस विकल्प में 2/3, 11/15, 5/12 को आरोही क्रम में रखा गया? अवरोही, अवरोही मतलब कि छोटा से बड़ा की तरफ, नहीं आरोही मेरा छोटा बड़ा, और मतलब बड़ा से छोटा की तरफ। क्या बोले? बड़ा से छोटा की तरफ। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये 2/3 और 11/15, और एक और क्या है जी आपका 5/12, इसको हम लोग क्या करेंगे ना, सबको हर को बराबर करने का प्रयास करेंगे। हर मतलब कि नीचे वाले को हम बराबर करेंगे।
तो नीचे वाले को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो 3, 15 और 12 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 60 निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा 60 निकल जाएगा, आप लोग एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, तो 60 निकल जाएगा तो आप यहाँ इसके नीचे 60 लिख देना, इसके भी नीचे 60 लिख देना और इसके भी नीचे 60 लिख देना। अब इसके बाद क्या करना, इसको बड़ा कर देना, इसको बड़ा कर देना, इसको बड़ा कर देना। नीचे देंगे 12 के इंटू 12 को कितना पढ़ेंगे, 60 आएगा तो 5 बार 12 5 60, नीचे से जितना गुना करेंगे उतना ऊपर से गुना करना, तो 5 25 हो गया, है ना। इसके बाद यहाँ पे 15 को कितना से गुना करेंगे, 60 आएगा तो 15 पैंतालीस चौके 60, और जितना नीचे से गुना करेंगे उतना ऊपर से, तो 11 चौके 44। फिर यहाँ पे 3 को कितना बार, तो 20 बार, और 20 से नीचे से गुना किया तो ऊपर से भी 20 से गुना करना पड़ेगा, तो 20 दूनी 40। अब देखिए तीनों का जो क्या हो गया, आपका हर बराबर हो गया। अब हर बराबर हो गया तो आप इससे आसानी से निकाल सकते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बताओ यहाँ पर 40/60 बड़ा, 44/60 बड़ा, या आपका 25/60 बड़ा। तो आपका सबसे बड़ा से छोटा की तरफ आना है, तो सबसे बड़ा कौन है भैया, तो सबसे बड़ा आपका 44/60 है। कितना है, 44/7, और इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना है, तो 11/15। चलिए ये आपका हो गया पहला नंबर पे। उसके बाद दूसरा देखेंगे तो 44 के बाद कौन उससे छोटा है, तो 40/60, जो कि आपका इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना है, तो 2/3। उसके बाद कितना हो जाएगा, तो उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर 25/60, जो कि इसका ओरिजिनल वैल्यू 5/12 है। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 11/15 और 2/3 और 5/12, यानी कि 37 का सी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 11/15, 2/3, 5/12, बात समझ में आया। और आरोही क्रम में अगर बोलता तो छोटा से बड़ा की तरफ करना पड़ता है, यानी 5/12 पहले होता, फिर 2/3 होता, उसके बाद 11/15 होता। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग फटाफट, 10 सवाल और बचे हुए हैं, और इन 10 सवाल को भी हम लोग फटाफट कर लेंगे। अब बड़ा बड़ा सवाल नहीं बचा हुआ है, बस यहीं तक था जो था। क्या दिया गया 38 नंबर में कि 5/9 प्लस -8/9 का मान कितना होगा। तो 5/9 और प्लस, इसको प्लस करना है ना, तो प्लस लिखेंगे, और माइनस में आपका 8/9, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -8/9। 9 9 का एलसीएम कितना होगा, 9 होगा। 9 को कितना पढ़ेंगे, 9 आएगा एक बार, और 1 को 5 से, यहाँ पे हो जाएगा 9 को कितना पढ़े, एक बार, और 1 को करेंगे 8 से, तो 8 हो जाएगा। तो 5 में से 8 गया तो कितना बचेगा, -3, -3/9, तो 3 1 का 3, 3 3 9, यानी कि -1/3 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 3 3 9, 1 3 3, 3 3 9, -1/3 कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी। 38 का आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। यदि a बराबर -1, b बराबर 2, a का पावर में, a के पावर में b है और b के पावर में a है। क्या बोला, a के पावर में b गुना में है आपका ना, एक मिनट, गुना में है आपका b के पावर में a। a की जगह में कितना है, -1, तो -1 लिख देंगे, और पावर में b है तो पावर की जगह में 2 लिख देंगे, इनटू b का मान कितना है, 2, और a के मान कितना है, -1 है। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इनटू ये देखिए -1 है। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे मेरे बच्चे, उल्टा कर देंगे, यानी कि 2 को हम 1/2 लिख देंगे, तो ये पावर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बात ध्यान समझ में आ रहा है, बोले हाँ सर। अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और 2 हो जाएगा, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिएगा, 2 को अगर हम नीचे की तरफ लाएंगे तो ये पावर जो माइनस में है ये आपका प्लस में पावर हो जाएगा, और 2 का 1 से गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। 120 के कोण को कहते हैं, 120 डिग्री को कोण को कहते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, पूरा कोण। तो देखो 2 3 चीजें को बता देते हैं। 0 से 90 डिग्री तक अगर किसी का कोण हो तो उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं, है ना। और अगर 90 से 180 डिग्री तक हो तो उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं, है ना। और भी अगर बात करें, प्रतिवर्ती एक होता है, प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती जो होता है 180 से 360 के बीच में होता है। तो ये तीनों को आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपको यहाँ 120 पूछा तो कौन सा होगा, 90 से 180 के बीच में, यानी कि आपका अधिक कोण, ऑप्शन नंबर सी। चलो, रामानुज कौन है, कई बार आपको हम बता चुके हैं। रामानुज, हु इज रामानुज, तो ये एक तरीके से मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, गणितज्ञ। एबीसी के लिए कौन सही है, तो एबीसी के लिए अगर देखें तो ए आपका, देखो एबीसी, सी जो है आपका इकाई अंक, बी जो है दहाई अंक, और ए जो है आपका सैकड़ा अंक। तो सी जो है आपका ये इकाई अंक से गुना होगा, प्लस दे दो। फिर बी कितना है, तो बी आपका दहाई अंक से गुना होगा, प्लस दे दो। फिर सी जो है आपका ए कितना है, सैकड़ा है, 100 से गुना होगा ए, तो कितना हो जाएगा, 100 ए प्लस 10 बी, और प्लस में सी, सी का सी। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है, द्विपदी जिसमें क्या हो, द्विपद हो, दो पद हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए तो एक पद दो पद, ये द्विपद हो गया, है ना, दो पद हो गया इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसमें देखिए एक ही पद है सिर्फ 2xy,
ये कट गया, सिर्फ इसमें एक ही पद है एक्स वाई, ये भी कट गया, 2x² और वाई, तो ये भी आपका एक ही पद है। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, x² - 1, x² + 1, इस तरीके से रहा, तो यहाँ पे दो पद है। ठीक है, तीन चार चीज होती है ना, ध्यान रखेगा, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। तो ये आपका एक पदी हो गया, ये आपका द्विपदी हो गया, त्रिपदी ऐसे समझ लो 3x, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है 3x ही ले हम यहाँ पर, नहीं तो फिर आप लोग इससे मेजर करोगे, 3 लिख लिए इसलिए 2x² + x + 1, तो ये कितना है, त्रिपदी है, एक पद, दो पद, त्रिपद, तो ये त्रिपदी है ना, ये त्रिपदी, और इसमें एक पद हो उसको एक पदी, जिसमें दो पद हो द्विपदी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 44 नंबर सवाल, कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। जहां पे अगर हम देखें 6a² कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो l का मान दिया हुआ है, तो 6l² भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए भुजा की जगह में l लिखो, a लिखो, b लिखो, वो अचर पद है, वो तो चेंज होते रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। आप देखिए मेरे बच्चे 5 सवाल बचे हुए हैं, और 5 सवाल से पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों को जिस तरीके से क्लास 8 में तैयारी करवाया जा रहा है, आप याद रखेंगे, आपको अगले साल भी आपको क्लास 9 की भी तैयारी कराई जाएगी, और साथ साथ आपके क्लास 9 के आपके बुक भी, चैप्टर्स भी पढ़ाए जाएंगे आपके हमारे इसी चैनल पर। ठीक है, आपको क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएगी आपके यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है मेरे बच्चे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितने बच्चे क्लास 8 के आएंगे हमारे पास, उतना ज्यादा आप लोग को बेनिफिट हमारे चैनल से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर क्या दिया, 45 नंबर, निम्न में से कौन से धनात्मक परिमेय संख्या है। तो देखिए ये ऋणात्मक संख्या है, ये कट गया ऑप्शन, ये भी ऋणात्मक संख्या है, चूंकि माइनस लगा हुआ है, ये भी माइनस लगा हुआ है। अच्छा एक मिनट, इसमें आपका धनात्मक परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो अगर देखें तो ये भी आपका माइनस माइनस कट जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका 3/2 ही होता, तो ये भी धनात्मक संख्या हो जाता है ना, और ये भी आपका 4/5 भी धनात्मक संख्या, तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा, सी और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगर देखें तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर हम प्राइमरी अगर देंगे तो इसको देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि इसमें माइनस का कोई साइन पुट ही नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग का मान लो कि यहाँ पे भी माइनस लग जाता तो क्या करते, तो ये क्या करते आप, माइनस माइनस काट देते, तो ये आपका धनात्मक संख्या हो जाता है ना, तब आपका धनात्मक संख्या ये हो जाता है। लेकिन जब यहाँ माइनस माइनस पहले से लगा हुआ है, तो आपका ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो बात आपको हर तरीके से समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। क्या है 32.768 का घनमूल क्या होगा। ठीक है, तो लिखा हो 32.768, इसका आपको घनमूल पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तोड़ेंगे और 3-3 का पेयर लगाएंगे। चलो पहले तोड़ते हैं इसमें, तो तोड़ेंगे तो मैं भी हमको लगता है बहुत लंबा चला जाएगा। 16 दूनी 32 पॉइंट देंगे, 3 दूनी 6 और एक बचा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 8 दूनी 16, 2 1 का 2, अरे इस तरीके से अगर तोड़ेंगे तो 2 जो है 15 बार आ जाएगा। कितना बार आ जाएगा, 2 जो आ जाएगा 15 बार, है ना, 2 जो आ जाएगा 15 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, है ना। और आपको क्या करना है, घनमूल में 3-3 का पेयर लगाना है। अब 15 गो रहेगा तो के गो पेयर लगेगा, तो 3 पेयर यहाँ पर, है ना, 3 गो यहाँ, 3 गो यहाँ, 3 गो यहाँ, 3 5 गो लगेगा, कि 3 5 15 होता है। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, है ना, 2 गुना 2 गुना 2, है ना, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना, इस तरीके से होगा। 15 बार होगा आपका, इसको अगर तोड़ते हैं हम लोग तो 15 बार हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 15 बार तो होगा, तो कितना बार निकलेगा, तो ये इन तीनों से 2 1 निकल जाएगा, इन तीनों से 2 निकल जाएगा, इन तीनों से 2 निकल जाएगा, इन तीनों से 2 निकल गया, इन तीनों से 2 निकल गया। ठीक है, तो 5 हो गया, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। पॉइंट देखेंगे तो घनमूल में देखिए यहाँ पे 3 अंक के पहले है, तो आपका 1 अंक के पहले लग जाएगा, तो 3.2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, 47 नंबर पे। 47 नंबर जो आपका सवाल पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट दिया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोग को आंसर करके बता देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोला कि 11/25 भागा में है, कुछ संख्या दी गई है, मान लेते हैं x, और -11/25 में खाली स्थान में क्या मान होगा, तो मान लेते हैं इस खाली स्थान में हम x मान रख लेते हैं, और x का मान निकाल लेंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 11/25 है, ये भागा में है, इसमें अच्छा ये x जो है भागा में है, तो इधर जाके किस में गुना में हो जाएगा, तो 11/25 लिख दो, बराबर -11/25, अरे भाई -11/25, और ये जो x जो है भागा में इधर आके गुना में हो जाएगा, और ये गुना में अब आए तो इधर आके भागा में हो जाएगा, तो 11/25 और ये बटा में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो -11/25। ठीक है, और बराबर में इधर x, इधर लाइन दे दो, 11/25
और ये बटा मेन बटा के अगर हम ये 11/25 को अगर ऊपर ले जाते तो ये गुना में हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये 11, ठीक है, माइनस में। तो 25 से 25 कट गया, 11 से 11 कट गया, यहाँ पे क्या बचा था, x बचा था। तो साइन देखो 11 का 11, 25 का 25, तो -1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपके कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर कर लीजिए, -1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। 0.25 का वर्गमूल कितना होगा, तो वर्गमूल पूछा है 0.25 का, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है भाई, और 2 अंक के पहले तो 1 अंक के पहले लग जाएगा, तो 0.5 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर सवाल पे क्या दिया गया है कि यदि 2 का पावर में x प्लस 3 बराबर में 2 है तो x का मान कितना होगा। 2 के पावर में क्या है, x प्लस 3 और बराबर में है 2, इसके पावर में 1 दे सकते हैं, और जब बेस बेस बराबर होता है बच्चों तो ये कट जाता है, हमारा सिर्फ ऊपर बच जाता है। तो x प्लस 3 बराबर 1, बेस बेस बराबर हो और बराबर में हो तो पावर भी क्या होता है, बराबर होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1, और ये 3 जो है इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, -2, तो -2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर सवाल पे क्या दिया गया हमारा कि निम्न में से कौन 3D आकृति है। तो 3D आकृति गोला, वर्ग, आयत, त्रिभुज। तो इसमें गोला आपका क्या होगा, 3D हो जाएगा, बाकी वर्ग, आयत, त्रिभुज ये सब क्या है, द्विमीय आकृति है ना, 2D आकृति है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। जिसका छाया बनता है उसका गोला। गोला जो है देखते हैं वॉलीबॉल, फुटबॉल या फिर ऑक्सो बॉल, जो भी होता है ये सब गोला में आ जाएगा, ठीक है। वृत्त रहता तो 3D नहीं होता, ये गोला में 3D होता है। तो ये तो बच्चों आप लोग का 1 से लेके 50 तक का सवाल। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया, सारा सॉल्यूशन मैंने करा दिया है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही प्रश्न समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा मेरे प्यारे बच्चों तो वीडियो को आप लोग को क्या कर देना है, लाइक कर देना है और कमेंट कर देना है। चैनल फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन को जरूर दबा लेना है, और लास्ट में आप लोग को ये काम जरूर कर देना है, शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लास 8 का, जिससे आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच।